हेलो स्टूडेंट, बीएससी पार्ट 13 में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट फर्स्ट और यूनिट फर्स्ट का पार्ट सेकंड पढ़ रहे थे। इसमें अपन पढ़ रहे थे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी होती है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। उसमें से मेटल कंप्लीट पढ़ लिया था और अपने लिगेंडों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो जो लिगेंडों का जो अगला वाला जो फैक्टर है जो मेटल कॉम्प्लेक्स को क्या है उसकी स्टेबिलिटी को घटाता है या कम करता है। तो आज जो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो ये है लिगेंड की पाई बंदी क्षमता। 7 नंबर का लिगेंड की पाई बंदी क्षमता जो इसकी पाईबंदी क्षमता है। जैसे मान लो कि बहुत सारे जो लिगेंड होते हैं वो कैसे होते हैं, पाईबंद युक्त होते हैं। तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर स्पेक्ट्रो श्रेणी जो दी गई थी, इस स्पेक्ट्रो श्रेणी में लिगेंडों को उनके बढ़ते हुए प्रबलता के क्रम में रखा गया है इस स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज के अंदर। अब इसमें क्या है कि समस्या क्या है कि CFT मेटल और लिगेंड के बीच में आयन को कैसा मानती है, जो बॉन्ड बनता है वो कैसे मानती है, उसको आयनिक बॉन्ड मानती है। जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो होती है, आणविक कक्षक सिद्धांत, इसके आधार पर मेटल और लिगेंड के मध्य बंध की प्रकृति कैसी होती है, कोवेलेंट होती है, सहसंयोजक प्रकृति का होता है बंध। श्रेणी में उपस्थित जैसे कार्बोनिल है CO और साइनाइड है, जैसे प्रबल लिगेंड जो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। प्रबल लिगेंड अपने लोन पेयर जो होते हैं उपस्थित इनके ऊपर लोन पेयर को धातु आयन के रिक्त D कक्षकों में दान कर लिगेंड मेटल बंड बनाते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, धातु और लिगेंड बंध का निर्माण करते हैं। तथा लिगेंड और जो धातु के पूर्ण पूरित कक्षक है, लिगेंड और धातु के पूर्ण पूरित कक्षक D कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों को अपने खाली पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में लेकर मेटल लिगेंड पाई बंध भी बनाता है। ऐसा करने पर धातु पर उपस्थित ऋणावेश वापस लिगेंड पर सेपरेट हो जाता है। लिगेंड पर उपस्थित ऋणावेश वापस धातु पर क्या हो जाता है, चला जाता है। तो ये जो लिगेंड पर नेगेटिव चार्ज था ये वापस किस पे चला जाएगा, मेटल पर उपस्थित नेगेटिव वापस लिगेंड पर स्थानांतरित हो जाता है। और साथ में क्या होता है कि जैसे कार्बोनिल साइनाइड लिगेंड सिग्मा और पाईबंद बनाकर संकुल धातु के एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। तो CFT के आधार पर स्पेक्ट्रो श्रेणी में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पर स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज में लिगेंड्स को प्रबलता के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। अर्थात CFT मेटल व लिगेंड के मध्य पाए जाने वाले बंध को आयनिक मानती है। तो CFT के आधार पर स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज में लिगेंड को प्रबलता के आधार पर व्यवस्थित किया गया और CFT मेटल यानी कि धातु और लिगेंड के बीच में बॉन्ड की प्रकृति को कैसे मानती है, आयनिक मानती है। MOT के अनुसार लिगेंड
व मेटल के बीच बॉन्ड नेचर सहसंयोजक प्रकृति प्रदर्शित करती है। जो बॉन्ड नेचर है वो कैसी प्रकृति को प्रदर्शित करती है? सहसंयोजी प्रकृति को प्रदर्शित करती है। श्रेणी में उपस्थित जैसे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उपस्थित लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, प्रबल लिगेंड जैसे कार्बोनिल और साइनाइड। कार्बोनिल यानी कि लिगेंड श्रेणी में उपस्थित कार्बोनिल या साइनाइड, ये जो लिगेंड अपने लोन पेयर को धातु आयन के रिक्त कक्षक में दान कर क्या बनाते हैं? अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के धातु के रिक्त कक्षक में दान कर सिग्मा बंध या बंध निर्माण तो ये जो होते हैं, जो धातु आयन के रिक्त कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देते हैं? दान कर देते हैं या दे देते हैं और क्या बना देते हैं? बॉन्ड बना देते हैं। तथा लिगेंड धातु के पूर्ण पूरित कक्षक यानी कि जो लिगेंड होगा उसके पूर्ण पूरित कक्षक यानी कि लिगेंड धातु के पूर्ण पूरित कक्षक व डी कक्षक यानी कि लिगेंड धातु के पूर्ण पूरित कक्षक डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं? लिगेंड धातु के पूर्ण पूरित कक्षक में इलेक्ट्रॉनों को अपनी जो पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एंशिएंट टेंस गलत हो रहा है ये, निर्माण करते हैं। यानी कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड जैसे कार्बोनिल, साइनाइड अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन धातु के रिक्त कक्षक में दान और सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं तथा लिगेंड धातु के पूर्ण पूरित डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को धातु के पूर्ण पूरित कक्षकों यानी कि जिस धातु का है धातु के पूर्ण पूरित डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को अपनी खाली पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल MO में पाई बॉन्डिंग यानी कि पाई स्टार कौन सा होता है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में लेकर ऑर्बिटल में क्या है? वापस इसको क्या वापस ले लेता है और मेटल लिगेंड बंध का फॉर्मेशन करता है।
फॉर्मेशन करता है। ऐसा करने पर धातु पर उपस्थित भाई ऐसा करने से धातु के चार्ज भी तो उपस्थित धातु पर उपस्थित ऋणावेश वापस लिगेंड पर नेगेटिव चार्ज वापस लिगेंडों पर स्थानांतरित हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो CFT है उसके आधार पर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई गई। इसमें लिगेंडों को प्रबलता के आधार पर व्यवस्थित किया गया और लिगेंड और मेटल के बीच में बंध की नेचर CFT के आधार पर आयनिक होती है और मोटी इसको क्या मानती है, कोवलेंट बॉन्ड मानती है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उपस्थित ऐसे लिगेंड जो प्रबल होते हैं जैसे कार्बोनिल साइनाइड है, अपने लोन पेयर को धातु के रिक्त डी कक्षक में दान कर देते हैं। जब लोन पेयर को रिक्त डी कक्षक में दान करते हैं तो इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है मेटल पर। धातु को रिक्त डी कक्षक में दान करते हैं दान कर सिग्मा बंध का निर्माण करते तथा लिगेंड के पूर्ण पूरित डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को अपनी पाइस एंटी बॉन्डिंग एमओ में लेकर मेटल लिगेंड बंध का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसा करने पर धातु पर उपस्थित नेगेटिव चार्ज जो पश्चात क्रिएट हुआ था वो नेगेटिव चार्ज वापस लिगेंड पर स्थानांतरित हो जाता है। अर्थात कार्बोनिल साइनाइड जैसे कार्बोनिल और साइनाइड लिगेंड सिग्मा एवं पाई बंध बनाकर किसका निर्माण करते हैं, धातु संकुल का निर्माण करते हैं, जिसमें कॉम्प्लेक्स में क्या है, अतिरिक्त स्टेबिलिटी को शो करते हैं। तो सिग्मा और पाई बंध से कॉम्प्लेक्स बनता है। बना हुआ कॉम्प्लेक्स कैसे फील करता है, मोर स्टेबिलिटी को फील करता है। धातु सिग्मा एवं पाई बंध का निर्माण करके धातु संकुल के स्थायित्व को क्या है, बढ़ाता है। धातु संकुल के स्थायित्व को बढ़ाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो लिगेंड के पाई बंध बनाने की क्षमता होती है वही क्या है, इसके कॉम्प्लेक्स के स्टेबिलिटी को क्या है, बढ़ाने वाला होता है। कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये हो गया, इसमें थोड़ा और लिखना है। अब देखो इधर, इसके विपरीत स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दूसरे सिरे पर कौन प्रेजेंट रहते हैं, दुर्बल लिगेंड। इसके विपरीत स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दूसरे सिरे पर उपस्थित लिगेंड जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या और अन्य, फ्लोरीन जैसे O2- और भी हो सकते हैं। इनके विपरीत श्रेणी में दूसरे सिरे पर उपस्थित ऐसे लिगेंड जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन पाई बंध का निर्माण नहीं करते हैं, पाई बॉन्ड का निर्माण फॉर्मेशन नहीं करते, पाई बंध का निर्माण नहीं करते हैं। अर्थात इनके डेल का मान कम,
इनके डेल क्या है, जो एनर्जी है ऑक्टाइडल या टेट्राइडल कॉम्प्लेक्सों के लिए उसको डिनोट करते हैं डेल से। तो डेल का मान बढ़ने पर CFSC की वैल्यू बढ़ेगी और CFSC की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ में कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो डेल का मान कम, डेल की वैल्यू कम और साथ में क्या हो जाता है, दुर्बल सेक्टर जैसे व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। अर्थात ऐसी स्थिति में दुर्बल सेक्टर को दर्शाती है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सारे ही जो लिगेंड है वो कैसे हैं, दुर्बल सेक्टर लिगेंड है। तो अतः के यही कारण है कि कार्बोनिल और साइनाइड संकुलों का स्थायित्व है। नोट में लिख लो, ये कारण लिख सकते हैं कि CN संकुलों का स्थायित्व है, अतः CO साइनाइड संकुलों का स्थायित्व है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आदि की तुलना में मोर होता है, अधिक होता है, मैक्सिमम होता है स्टेबिलिटी। तो ये फैक्टर हो गया किससे संबंधित, लिगेंड के पाइबंदी क्षमता के आधार पर। आगे जो है अपना इसमें कौन सा है आगे वाला, आगे है अपने कौन सा, अन्य पारिस्थितिकी कारक। तीसरा अन्य परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ऐसे क्रिएट हो जाते हैं अन्य पारिस्थितिक जन्य कारक या पारिस्थितिकी कारक जो अदर कंडीशनल फैक्टर है उसमें से, जैसे कुछ जो लिगेंड होते हैं उनकी नेचर और मेटल की नेचर चेंज होती रहती है। तो लिगेंडों के आधार पर मेटल एक ही रहता है, लिगेंड चेंज होते रहते हैं। तो लिगेंडों के आधार पर भी मेटल की नेचर क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो धातु और लिगेंड संबंधी कारकों के अलावा संकुलों के स्थायित्व पर अभिक्रिया की परिस्थितियों का भी क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लो अभिक्रिया का टेम्परेचर क्या है, अभिक्रिया की सांद्रता क्या है, अभिक्रिया का दाब क्या है, प्रेशर क्या है, या यूँ कर सकते हैं कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया है या अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो सांद्रता का भी प्रभाव पड़ता है और साथ में उत्क्रमणीय अभिक्रिया की भांति जो रिएक्शन है उस पर प्रभाव पड़ता है। सांद्रता का प्रभाव उत्क्रमणीय अभिक्रिया की भांति पड़ता है। और संकुल की जो स्टेबिलिटी है, यही यूँ कर सकते हैं कि संकुल में यदि वाष्पशील लिगेंड है, वेपोराइजेशन कोई वेपर वाला लिगेंड है, तो उच्च ताप पर यह क्रैक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो कह सकते हैं कि जैसे किसी भी धातु व लिगेंड संबंधी कारकों के अलावा धातु व लिगेंड कारकों के अतिरिक्त संकुल के स्थायित्व को अन्य परिस्थिति या परिस्थिति जन्य कारक भी प्रभावित करते हैं। अब देखो, धातु व लिगेंड कारकों के अतिरिक्त संकुल के स्थायित्व को अन्य परिस्थिति जन्य कारक भी प्रभावित करते हैं। धातु व लिगेंड संबंधी कारकों के अलावा मेटल व लिगेंड संबंधी कारकों के अलावा मेटल व लिगेंड संबंधी कारकों के अलावा संकुलों के स्थायित्व पर
संकुलों के स्थायित्व पर अभिक्रिया परिस्थिति जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, का भी प्रभाव भी रिवर्सिबल उत्क्रमणीय रिएक्शन की भांति पड़ता है। तो उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की भांति किसी भी रिएक्शन में कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर आदि हो तो रिएक्शन की प्रभाव पड़ता है। यदि ये कह सकते हैं कि संकुल में यदि कोई वाष्पशील लिगेंड उपस्थित है, उच्च ताप पर ये टूट जाते हैं। संकुल में यदि कोई वाष्पशील लिगेंड उपस्थित है तो यह उच्च ताप पर क्रैक हो जाते हैं, डिसोसिएशन हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर पर ये क्या हो जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं। जैसे मान लो एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं हेक्साएमीन कोबाल्ट ट्राइक्लोराइड, ये कोबाल्ट है। इसको यदि मैं गर्म करूँगा 180 डिग्री सेल्सियस पर, 180 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा, क्रैक टूट जाएगा और एक अनस्त्री को क्या है ये बाहर निकाल देगा। एक अनस्त्री को क्या कर लेगा, ये बाहर निकाल देगा और अमोनिया इससे क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, उड़ने लग जाएगी। ऐसे ही एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं, जैसे क्रोमियम ट्राई एथिलीन, बहुत सारे ले सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं। इसके अलावा भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। Cl3, इसको भी अपन क्या करेंगे, अब टेम्परेचर भी क्या है आप अलग अलग ले सकते हैं। जैसे इसके लिए 180 लिया तो इसके लिए 220 ले लो। अब 220 लेने पर क्या होगा, ये एक इन बाहर निकल जाएगी, एक Cl एंटर हो जाएगा, एक Cl का एंटर हो जाएगा। यूँ कर सकते हैं कि इन पर चार्ज कितना होता है, 2 होता है। तो इन पर चार्ज 2 होता है तो एक क्या हो जाएगा, ये एक Cl बाहर आ जाएगा, एंटर हो जाएंगे 2, Cl2 लिख लो ये। तो ये क्या हो जाएगा, एक इन बाहर निकलेगी तो 2 इन बच जाएगी, 2 इन अंदर आ जाएगी, सॉरी एक इन निकलेगी तो एक इन अंदर आ जाएगी और 2 Cl2 अंदर एंटर कर जाएंगे। तो इसमें क्या है कि ये क्रैक हो जाता, कुल मिला के ये ध्यान रखना है। इन तो बाहर निकल ही गया है, एक तो प्लस EN, एथिलीन डाईएमीन। तो ये इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स होते हैं जो क्या होते हैं, डिसोसिएशन प्रोसेसिंग को शो करते हैं। तो इस क्लास में बस यहाँ तक ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो सब स्टूडेंटों को बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को देखा करो, पढ़ा करो और लाइक और शेयर किया करो। इतना तो तुम लोग कर ही सकते हो, पढ़ नहीं सकते तो लाइक तो कर ही लिया करो, क्योंकि हम इधर मेहनत करते हैं आपके फीडबैक के अनुसार ही करते हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप डाउट नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।